हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जो स्टोरी देखने वाले हैं वो है तिरिक्ष। और यह स्टोरी लेखक के मनुष्य की संवेदनाहीनता और शहर के आतंक को चिन्हित किया गया है। इसी के साथ कुछ मिथकीय धारणाएं और अंधविश्वास भी व्यक्त किया है इस कहानी में। तिरिक्ष कहानी में तिरिक्ष के रूप में आने वाला दुस्सपन ही नगर की संवेदनहीनता को व्यक्त करता है और इनका प्रकाशन हुआ था 1990 ईस्वी में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग तिरिक्ष कहानी की ओर चलते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। उससे पहले मैं बता दूं, इस कहानी का लेखक रचनाकार उदय प्रकाश है, ये बताना हम भूल गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तिरिक्ष कहानी। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। पिताजी जब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफ़ेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम थे। जब बोलते थे हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें उनकी संतान होने का गर्व है। कभी कभी वैसे ऐसे सालों में एक आध बार ही होता। वे शाम को हमें अपने साथ टहलने कहीं बाहर ले जाते। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को ना बोलना पड़े। वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरे जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो उन्हें तंबाकू का पीक निकालना पड़ता था, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों के कोई खास बात होती नहीं थी। जैसे वह यही पूछ लेती थी, सामने उछेले की सूखी टहनी पर बैठे उस चिड़िया को क्या कहते हैं। चूँकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसीलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन से ज़रूर देखना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती थी पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे, वहाँ से उन्हें जबरन बाहर ना निकलना जाए। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वही करते रहते थे। वैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ था कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इनका हल उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुई हुई हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, दीवार सख्त लाल चट्टान से बनी हुई हो और हर बाहरी हमले से सामने हमारा किला अब भेद हो। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात को खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को
जब पिताजी बाहर से टहल कर आए थे, उनके टहने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव में कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिक्ष विष खाकर एक जहरीला रिचार्ड ने काट दिया है। हम सब जानते थे कि तिरिक्ष को काटने पर आदमी बच नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटमैली रोशनी में गांव के बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे थे। फिर पास के एक गांव का चुटुआ नाई भी आया और अखंड के पत्ते में कड़े की राख से जहर उतारता था। तिरिक्ष एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसने बतलाया था वह तिरिक्ष है। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया था कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई ज़बरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिक्ष तो नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिक्ष इस गंध के सहारे दौड़ता है। धानु ने बताया था कि तिरिक्ष को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े और फिर 4-5 खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिक्ष सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहाँ 5-5 पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब होगी, तेज होगी, और जहाँ आदमी की छलांग मारी होगी वहाँ आकर उछलन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसकी बसी गंध नहीं मिल जाती। हमें तिरिक्ष के बारे में 2 बात तो पता थी। एक तो यह कि जैसे कि आदमी को काटता है वैसे ही वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिक्ष ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचाना है तो तिरिक्ष को पेशाब में लौटाने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिक्ष के ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह कि तिरिक्ष काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसके नज़र टकरा जाए। अगर तिरिक्ष को देखा तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी का गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिक्ष पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिक्ष से बहुत डरता था। मेरे सौपन्य के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिक्ष। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिक्ष, उसके सामने तो मैंने किसी इंद्रजाल में बांध जाता था। मेरे सामने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टान की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान में या कमरे में भी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नज़र ना मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता था कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाता था और बस आंख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता, जल्दी जल्दी 5 डग भागकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत समझदार, चतुर और ख़तरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय को जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है।
मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीना में लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सूंघ कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं ज़ोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, धानु को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद कि मैं अच्छी तरह से जानता, तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिक्ष द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे ही मैं अपने सपने में ही कोशिश करता रहता कि किसी तरह मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और ज़ोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल हो भी जाता। माँ बतलाती थी कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई को ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमज़ोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चिल्लाता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मैंने सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे मैं तिरिक्ष से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद से मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब मैं बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे में भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे में मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी तरह एक ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल जाता। मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि तुझे क्या हो गया है। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उसे सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमता के बारे में खूब पाता था और इसी वजह से एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता, बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिक्ष ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी कि जैसे ही वह तिरिक्ष पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में ना बचते। यही वजह थी कि पिताजी को मुझे लेकर उतनी चिंता नहीं रह गई थी। लेकिन एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिक्ष को तुरंत मार डाला और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो चुका था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर की सीटी बजाता और घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ लगी रही। पिताजी को झाड़ फूंक चलती रही। कांटे का जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटासियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चित था अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, उसके नाम सम्मान आया था। हमारे गांव में लगभग 2 किलोमीटर दूर से निकलने वाली सड़कों से शहर के लिए बसें गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किलों से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुँचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने में काफ़ी पहले। रास्ते में तिरिक्ष वाली बात पता चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया। ट्रैक्टर में पंडितराम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरिक्ष के जहर की एक ऐसी खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद
ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिक्स काटता है अपना असर दिखाता है। इसीलिए अभी पिताजी को निश्चित नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी को ध्यान की एक बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था, यह तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरिक्स को फौरन मार डाला, लेकिन उसके बाद भी तिरिक्स को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उन्हें कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों को कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात के चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ है समझदार रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिक्स पेशाब करके उसी में लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीते बीते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिक्स का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए, और अगर संयोग से उस तिरिक्स की लाश उस जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी उन्हें बताया कि पेशी कितनी ज़रूरी थी, यह तीसरा सम्मान थी, और अगर इस बार वे अदालत में हाजिर ना हुए तो गैर जमानती वारंट निकालने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को जो पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी, और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुड़की बिक्री भी करवा सकता था। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिक्स लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते हैं तो गैरज मंजी वारंट की तरह वह गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन लिया जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाता। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है कि जिसे पिताजी पेशी में हाजिर हो सकते हैं और तिरिक्स के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि 20 ही 20 की औषधि होती है। अगर धतूरे की बीज कहीं मिल जाए तो वह तिरिक्स के जहर को काट के तैयार कर सकता है। अगले गांव समांतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत से धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसीलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। उसके बाद सभी निश्चित हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकलने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिक्स के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी। यह बात कि सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा है तो उसके मरने से पहले सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा है तो सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे को एक एक बारीकी की अपना आँख के भीतर पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आँख के भीतर पर्दे में उस आदमी का चित्र स्पष्ट हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आंख की भीतरी झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने का फिक्र में वह नहीं रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिक्स की आंख के भीतर पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिक्स आकर उस लाश की आंख में से झांकेगा और पिताजी वहां पहचान जाएंगे। मेरे भीतर उस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती।
उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर में उसकी दोनों आंखें को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैली इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरिच को मारकर उन्होंने छोड़ा था, वह जगह मैं खोज निकालूं। मैं धानों के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल के तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता था, बहुत अच्छी तरह से। धानु निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी तरह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही वह जगह थी। मैंने धानु को बताया कि एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहाँ कीकर के एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले में पानी की आधी डूबी रहती थी और बारिश में बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उनकी खो की कीचड़ भर जाती थी और अजीब अजीब वनस्पतियाँ वहाँ से उग जाती थी। चट्टान के ऊपर हरी काई की कई परत भी जम जाती थी। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था। धानु इस बात से मेरी कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, कीकिर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते थे, और वह चट्टान भी। तिरिच का लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल यह वही तिरिच था जो मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। धानु ने और मैंने सूखे पत्तों और लकड़ियाँ इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी के तेल उसमें डाला और आग जला दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंद गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने धानु की ओर देखा और रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर वह तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से इसी अड्डे में इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेहताश खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर के 9:45 घंटे के लगभग शहर का चुनगिंगा का पार कर किया है। वहाँ उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा था। वहाँ पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उसका सिर कुछ अजीब तरह से घूम रहा है। तब तक पिताजी केवल धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर के 10:05 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में बैठे पलटा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मनीवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ कर कहीं जाने में उनकी बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियों में उन्हें याद रहती थी। शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। शहर के वे बहुत कम जाते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वह टालते रहते थे, जब तक कि जाना बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना यह कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतज़ार किया होगा और जब बस की रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे। फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे
और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट गए होंगे। ऐसा करते हुए उन्हें स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर का मिनवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंधवांच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 में उतरने के बाद से लेकर शाम 6 बजे पिताजी के साथ शहर में जो कुछ हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी को भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु और असमंजन और अस्वाभाविक ढंग से हुई है वो ऐसी जानकारी मिल जाती है। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारी बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं को सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे कि पगड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना है कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके बाद चुंगीना का पास जब पेशाब करने पिताजी लौटे थे तो उनका सिर घूमने की बात की थी। यानी पिताजी पर धतूरे के बीज के काढ़े का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी का काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगाने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए होंगे। लेकिन जैसे ही मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहाँ कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला ना कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिन में जब उन्होंने किसी होटल से पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहाँ से चल पड़े होंगे। 10:15 से लेकर लगभग 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर की सड़क पर आते जाते लोगों ने किसी ने कुछ ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उसके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वह वहाँ पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांगे होंगे। लेकिन उनके पूछने पर तो वे लोग चुप रहकर तेज़ी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा ही होता है। वैसे बीच में पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उसके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहां क्यों गए, इसकी वजह ठीक ठाक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव में रमेश दत्त शहर से भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी ने दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और यहाँ से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो तो वे उधर घूम गए हो। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि वह रमेश दत्त से यहाँ से पानी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है, यह भी कि कल शाम उन्हें तीक्ष्ण ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री ने के अनुसार वह उस समय केस रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की कलियाँ रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे। तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि अचानक डर गया। अनूमूमन ऐसे लोग बैंक में
इतने भीतर कैशियर की टेबल तक नहीं पहुंच पाते। अग्निहोत्री का कहना है यह भी था कि अगर पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद ना डरता, लेकिन हुआ यह कि पूरी तरह केस रजिस्ट्री के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक से पिताजी की आवाज़ निकली और सिर हिलाते ही उन्होंने देखकर डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे सब लोग चौंक गए और उस तरफ दौड़े जब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी राम किशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, उन्हें कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल हो चुकी। उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसीलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्ज शीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि पिताजी को मारा जा रहा था। तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों को शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी को अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासियों रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक से बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कताई चिथड़े थे। ऐसे चिथड़े बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बिन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बन्नू ने बताया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद वह बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उसके रुपये और कागजात बैंक के चपरासियों ने छीन लिए हैं, लेकिन बिन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफ़ी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस समय तक पिताजी के काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं होता है कि आदमी पूरी तरह पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी का शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उसके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक के पिताजी को थापा चौकीदार चपरासियों ने मारा पीटा था तो उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के में उसका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय पिताजी को थोड़ा बहुत होश था। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे किसी तरह शहर से बाहर निकल जाए। शायद रुपये और अदालत के कागजात बैंक में छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग आए। फिर ऐसा करने से उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी, वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन की पहली बार इस तरह मारा गया था, इसीलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपिडाइटिस और की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि इस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच नहीं पा रहे होंगे और दिमाग का हर पल पैदा होने वाला छोटा छोटा बुलबुले जैसे विचारों या नए नए झटकों के बस में आकर इधर से उधर चले पड़ते रहे होंगे। लेकिन मैं यह जानता था कि मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने के बाद एक अस्थायी बार कहीं अंधेरे में उभरने वाली भले
ही बहुत छिन्न और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। पिताजी लगभग 7:15 शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है। आश्चर्य यह है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत भी है। अगर पिताजी चाहते तो वहां से पैदल ही 10 मिनट में अदालत पहुंच सकते थे। समझ में यह नहीं आता है कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे, क्या तब तक उसके दिमाग में अदालत जाने की बात रह गई थी? उसके कागजात में रह नहीं गए थे। थाने में HSO राव घोष प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त वह 1:15 हुए थे। वे घर में आए हुए टिफिन को खोलकर लंच लेने के लिए तैयारी कर रहे थे। आज टिफिन में पराठा के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इस तरह उलझन में थे कि वह अब करे क्या। तभी पिताजी वहां आए। उनके शरीर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था वह कहीं गिरे होंगे, किसी वाहन से उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा पहुंच था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसकी आवाज़ से भी दी, लेकिन पिताजी तब ऐसे रविंद्र प्रताप सिंह टेबल तक पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल की वैवाहिक जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद है। इतनी नापसंद की चीज़ें वे घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उनसे बहुत तेज गंध उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। ऐसे रविंद्र घोष ने पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बरेली गांव के प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है, तो वे उस थाने से ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसीलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से से आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया। गजाधर का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा था कि जब वे थाने में आए थे तब उनका निचला होठ कटा था, टुट्टी पर कहीं रखड़ा खाकर गिरने की खरोच भी निशान थे और कोहनियों छिली हुई थी। वे कहीं न कहीं घिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता था कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए तब वह मिनोवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे। तब से लेकर उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इससे जानना मुश्किल था। इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक इनका दिमाग इस काबिल ना रह गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुँचे हो तो मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरों में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता वहां से पूछ ले, या उस ट्रैक्टर की पता पूछे, या फिर अपने रुपये और अदालत कागजात छीन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दें। यह सोचने से करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है। उस समय पिताजी सिर्फ तिरिश के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा था कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जगने से बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे होंगे। 2:15 बजे आसपास पिताजी को शहर के बावजूद उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपूर्ण कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया था। यह कॉलोनी सफारा के जोहरियों, PWD के बड़े ठेकेदारों और रिटायर ऑफिसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहां रहते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों को यहाँ पिताजी को देखा, उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टीदार जांघिया बचा था। उसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसमें से उन्होंने देखा था, उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ
ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कबीर सत्यप्रेम थपलियार ने बताया कि उन्होंने पिताजी को बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वस्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम कॉलोनी। कभी पत्रकार थपलियार साहब को दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी के संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसीलिए जल्दबाजी में वे चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि यह आदमी राम रतन सरफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला है। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो सकता है या नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वस्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनवा टाकीज के पास वाला चौराहा, जहाँ पिता ट्रैक्टर से सुबह 10 बजे उतरे थे, वहाँ से लेकर देशबंधु मार्ग, स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर में बसी इतवारी कॉलोनी में मिला के वे अब लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। ये जगह ऐसी थी कि एक ही दिशा में नहीं है। इनका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठाक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी तरफ से चलते थे। जहाँ तक सफ़र की पत्नी और साली तक उसका हमला करने की बात है, जिसे थपलियार साहब सच मानते थे, मेरा अपना अनुमान है कि पिताजी उसके पास या तो अपने पानी मांगने गए होंगे या बरेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस पल के लिए पिताजी का होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये में आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरत डरकर चीखने लगी होगी। वैसे पिताजी का दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी थी, उसका खून रिसकर उसके आंख पर आने लगा था। वह चोट उसको इतवारी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी के सामने ज़्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम से एक रास्ते के ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी गिर गए। इतवारी कॉलोनी के लड़कों का जो झुंड उसके पीछे पड़ा था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर संते ने कहना है कि पिताजी ने गलती यह भी थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेरे मारना शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं में से एक बड़ा सा ढेरा 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टाके लगे थे। संते का कहना है कि इसके बाद वे कई झुंड ज़्यादातर खतरनाक हो गई थी। वे हल्ला मचा रहे थे और चारों तरफ से पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। ढाबे के मालिक सरदार संत नाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट चिपका हुआ था। वे धूल और मिट्टी के लिथड़े हुए थे। सिर से बाल बिखर गए थे। दाहिना आँख के ऊपर से और निचले होठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख रसूल का इंसान है और नसीब के फेरे में इसकी हालत हो गई है। वैसे ढाबे की कप प्लेट धोने वाले नौकर हरी का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को आड़ बड़ गालियाँ देकर ठेले मारने लगते थे। आओ ससुरो आओ, एक एक को मार डालूंगा, भोसड़ी वालों तुम्हारी माँ की। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कि इस समय उनके साथ कई लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल जलूल, उटपटांग और बेमतलब लगी होगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा ये सब बकवास है। वे तो गांव से शहर आए ही नहीं
उन्हें किसी तिरिक्ष ने काटा ही नहीं, बल्कि तिरिक्ष तो होता ही नहीं, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूरे के काढ़ा पीने का बात तो हास्यप्रद है। वह भी एक तेली के खेत में का पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा कि पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलाएगा, उन्हें अदालत जाने की ज़रूरत क्या है। मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता था कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि जब यह जो हो कुछ रहा है सब झूठ और अवास्तविक है। इसीलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश भी करते थे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियाँ बकने लगते थे, तो इसी कठिन कोशिश में कि वे उस आवाज़ के सहारे उस सपने से बाहर निकल आए, नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसे बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कट पट्टी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों के कई ईंटें और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ढेला लेने वाले ठेकेदार अरोरा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। संते का कहना था कि इतनी चोटें में कोई आदमी मर सकता था। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है कि मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है और उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तथ्यता की गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जगह होंगे सब ठीक हो जाएगा। आँख खुलते ही आंगन बुहारती माँ नजर आएगी या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, या गोरैयों की झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीब और गरीब सपने में हंसी भी आई हो। अगर पिताजी ने गुस्से से लड़कों की तरफ खुद भी ढीले मारना शुरू कर दिए तो उनके पिछले वजह तो यही है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से आप पता है कि ये ढीले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढीला मारकर वे उत्सुकता के बेचैनी का इंतजार करते रहे हों। जैसे ही वह जाकर किसी लड़की की सिर टकराएगा, उसकी माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में उसका दुःस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएगा और चारों ओर से वास्तविकता, संसार की बेहंसा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था। वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप को इस सपने में जाग पाने भी सफल ना भी हो पाएं, तब भी कोई भी आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच में हुई कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बीच के पुराने दोस्त पंडित कंढई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह पता भी चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वो वहां जाकर देखे आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने यह कहा कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टैंकी में जहर डालने जा रहा था। उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक उसी समय पंडित कन्हैयाराम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले को अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाले यह आखिरी बस थी। अगर वह बस के आने में 3-4 मिनट भी देरी हो जाती तो निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। समय परिवहन की उस बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहता था, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर थी। सतनाम सिंह का कहना है कि भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग धीरे धीरे हुए जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन पर उठे ही नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी में आकर लगा था
उसके मुंह से खून आने शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़की के झुंड में से किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया है। जब भीड़ छटने से 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सनातन सिंह ने सत्य से कहा कि वे उसके मुंह में पानी के छांटे मार कर देखे कि वे सिर्फ बेहोश है तो नहीं हो सकता कि उठ जाएं। लेकिन सत्य पुलिस की वजह डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाला। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के चेहरे में निथर गई थी। सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े थे, तब जाकर पुलिस आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही बरोड़ा में ना फंसाना पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट डार्टिज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार से बनी मोचियों की दुकानों पर एक मोची गणेशवा की उमरी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। उस समय उसने सिर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाई की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर काली और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब को पार वाले टोले की मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया कि मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हई में भी नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और जोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ और कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने गणेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झाँका तो गुमटी के अंदर उसके सामने अंधेरे कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़े के टुकड़े, रबर और शीशे के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहाँ से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना है कि उनके पिताजी के कान में कुछ अलग आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बहुत देर के बाद उन्होंने राम स्वस्थ प्रसाद और बकेली जैसे कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तीक्ष्ण ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव शहर के मुर्दाघर में पुलिस ने रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों की कई जगह फ्रैक्चर था। दाई आंख पूरी तरह फूट चुकी थी, कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उनका अमावस्या खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि धतूरे के बीजों का कड़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि धानु कहता है कि अब तो यह तय हो गया है कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं। हो सकता है पंडित राम अवतार इसीलिए ऐसा कहते हैं कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते थे कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी से बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा, फिर दातुन लेकर नदी के बाहर चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी में उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और उस लंबे दुःसपने को वे भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्होंने परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे अक्सर आता था और यूँ है कि मैं खेतों की मेड़, गांव की पगडंडी से होता हुआ जंगल पहुँच गया हूँ। मैं रिक्शा नाला की करके पेड़ को देखता हूँ। वो भूरी चट्टान वहाँ उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाख उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेहताशा खुशी अपने घरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास धानु मिट्टी के तेल और माचिस लिए खड़ा है।
तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि उस चट्टान पर नहीं हूँ। दानव भी वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हुई है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेरी अपने गांव जाने की रास्ता पूछना चाहता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती है। हजारों हजारों घंटियाँ। मैं भागता हूँ, पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूलने लगते हैं। मैं पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ। उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है। मैं पास पहुँचने वाली होती है, एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सन्न कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वो पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हुआ भागने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं जोर जोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही वह ठीक हो जाएगा। मैं अपने सपने के भीतर अपनी आँखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर मुझे रजाई से ढाँप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश ढूंढता हूँ, बेहद होता, रोता, चिल्लाता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछता हूँ, यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है और मुझे आखिरकार कब तक तिरिच का सपना क्यों आता है। इसी के साथ हमारा तिरिच कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी? आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। और यदि आप लोगों को लगे किसी के साथ शेयर करना तो बेहिचक आप लोग शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि ये स्टोरी सच में कितनी अच्छी है। और अच्छी तो है ही, लेकिन एक पिताजी की मृत्यु के बाद जो बीतता है ना, वो पता चलता है कितनी दुख भरी मृत्यु हुई है इनकी। खैर, आप लोग पूरी तरह से सुनिए स्टोरी को, इसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये भावुक स्टोरी है या नहीं है। मैं तो भावुक हो गई, लेकिन सच में बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली कोई स्टोरी लेकर, तो लेते हैं आप लोगों से विदा।